हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। कैसे हैं आप लोग? आज हम चलेंगे 9th क्लास में। चैप्टर नंबर 4 है सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। तो पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। चलिए। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नोनही, राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते आ रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के समस्याओं को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। इस जैसे डायरी लिखते हैं ना हम लोग, तो ये जो पाठ है हमारा सांवले सपनों की याद, ये एक डायरी के रूप में लिखा गया है, तो इसको हम पाठ के रूप सांवले सपनों की। चलिए शुरू करें। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की अपने अंत का बोझ उठा। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लुटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि सालिम अली धीरे धीरे मौत के आगोश में आ रहे थे, मौत हो चुकी थी उनकी, तो मौत के सदमे से लिखी हुई बातें इन्होंने लिखी कि कैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गाकर, तो ऐसी ही सालिम अली थी, उनकी मौत हो चुकी थी। लेखक उसके डिप्रेशन में थे ये जब उन्होंने लिखा। तो अंतिम यात्रा जब चल रही थी सालिम अली की, उस वक्त ये लेखक ने वक्त को एक शब्दों में पिरोया है। चलिए आगे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन वन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से, कब वाटिका में किंतु छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका की माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले दूर नजर काय वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। मौत उनकी आंखों से रोशनी, जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के
सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो मीन्स यहाँ क्या है, कृष्ण लीला जो कृष्ण वृंदावन में रास लीला रचाते थे का एग्जाम्पल देकर लेखक ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे कैसे माखन से भरे भांडे फोड़े थे, कैसे गोप के साथ रास लीला रचाई थी, कैसे वो पेड़ के नीचे विश्राम करते थे, कैसे वो बांसुरी बजाते थे, पूरा वृंदावन जो था वो संगीत गाता था। वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी आज भी हमें याद दिला देता है। ऐसा लगता है जैसे सुबह के समय भीड़ को चीर कर कोई हमारे सामने आएगा और बांसुरी की मधुर ध्वनि से हमें मोहित। लेखक ने इस पुरातन कथाओं की चर्चा करने से पहले दुबले पतले शरीर वाले सालिम अली पर नजर डालना चाहते हैं जो 100 वर्ष पूरे करने जा रहे थे, लेकिन भाषाओं की थकान और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने तो मौत के मुंह में धकेल दिया। अंतिम समय तक वो पक्षियों की तलाश और प्रतीक्षा करते रहे थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन शांत क्षण सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और उसके और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने सामने रखा उसने उनकी आंखें नम। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसल नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब देखो बच्चों, जो सालिम अली साहब थे वो चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे, जो हमारे प्रधानमंत्री एक किसान थे। तो चौधरी चरण सिंह से मिलकर उन्होंने भविष्य में आने वाले पर्यावरण के जो हम पर्यावरण को खराब करते जा रहे हैं उससे क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे, उसके क्या क्या परिणाम होंगे और जो आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे, तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह को उन बातों से, उन खतरों से पहले ही अवगत करा दिया था। तो वो देखिए आज कितने रेलेवेंट हो रहे हैं, जो कोरोना जैसी बीमारियां आ रही हैं और ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ये सब वही प्रकृति की छेड़छाड़ की देन है। तो अगर हम अपने उस पुराने उसको अपना ले जीवन को, पुरानी शैली में चले जाए जीवन शैली में, तो शायद कुछ हद तक हम अपने पर्यावरण को वापस ला पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा कर रख पाएंगे ये भयंकर बीमारियों से। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं लेखक। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वे अपने पति के बारे में कुछ। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें करती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय था सागर बनकर उठे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें महसूस होता है कि आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण सब लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो सालिम अली ने जो फॉल ऑफ स्पैरो लिखी थी उसमें सालिम अली की चर्चा करते करते लेखक को डॉक्टर एच लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद लेखक ने लोगों ने उनकी पत्नी से बोला था कि उनके बारे में लिखा जाए, लेकिन उन्हें कहा उसने फ्रीडा ने कहा कि शब्दों में प्रेम को नहीं बांधा जा सकता। उनका जीवन तो एक खुली किताब के समान था। मेरी छत पर बैठी गोरैया जो पक्षी है वो भी उनके बारे में अच्छे दिल से अच्छी बातों वो व्यक्त कर सकती थी। तो सालिम अली को जो प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा प्यार था,
उनका प्राकृतिक अनुभव एक अथाह सागर के समान था। वो पक्षियों को बहुत नज़दीक से जानते थे, उनके प्यार के लिए कुछ भी करते रहते थे। और इसमें क्या है, जो लेखक को यकीन है कि सालिम अली पक्षियों की खोज में कहीं गए हैं और लौट आएँगे, ये सोचकर उनकी आँखें जाती हैं। तो बच्चों, ये था चैप्टर सांवले सपने। तो इसमें सालिम अली के बारे में, जो एक पशु पक्षी प्रेमी थे, उनके बारे में लिखा गया है। बाद में जो डायरी में लिखा है उसको एक पाठ के रूप में दिया गया है। पाठ को आपने पढ़ना है अच्छे से, शब्दों को अभ्यास जो है वो आपने, और उसको स्कूल पे अपलोड करना है और उसपे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट। तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।